जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो है हमारी एचपी पुलिस 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए जो 15 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। उसमें जो 5th मॉक टेस्ट था हमारा पिछले कल जो हुआ, उसके मैथ के सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो जिसने अभी तक इस 15 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज़ को बाय नहीं किया है, वो अगर करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो 80 रुपीज़ प्राइस में इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सभी जो हमारे 15 फुल मॉक टेस्ट हैं इस प्राइस पे आपको मिल जाएंगे और मार्कशीट मिलेगी जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस पर अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ फॉर्म मिलेगी जिसको आप अपने पास रख सकते हैं और बाद में एग्ज़ाम के टाइम भी वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। आंसर की आपको मिल जाएगी। साथ ही डाउट अगर आपका कोई है तो इस वीडियो में हम यहाँ पे वो सॉल्व करवा देते हैं मैथ के सोल्यूशन के साथ साथ। ठीक है, तो बाकी जिसने करना ज्वाइन वो इस नंबर पर कर दे ताकि आपको वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके सभी का फुल मॉक टेस्ट आपको जिस तरह से एचपीपीएससी का न्यू पैटर्न हमारा आया है उस तरह से अगर आप सोल्व करना चाहते हैं पूरा मॉक टेस्ट तो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपडेट्स और पीडीएफ मिल जाते हैं। करते हैं शुरू आज का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा मैथ। जो मैथ का सेक्शन था वो क्वेश्चन नंबर 11 से था। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप a इकाई है। यदि बेलन का आयतन अवी है तो बेलन की ऊंचाई क्या है। देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला परिमाप, यानी हमें दिया 2πr। ठीक है, तो 2πr दिया, यानी 2πr किसके बराबर दिया, इन्होंने बोला a इकाई। पैरामीटर जो दिया वो हमें दिया a। तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं कैसे, a/2π करके। सिंपली हमारा r आ गया a/2π। अब हम लगा देंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr²h। और यहाँ पे हमें पता है पाई किसके बराबर है हमारा, पाई नहीं, आर है हमारा a/2π के बराबर। स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू में h आ जाएगा। पाई से पाई गया, 2 2 4 हो जाएगा, साथ में पाई और ये 4π जो ऊपर चला जाएगा दूसरी साइड तो बन जाएगा पाई के साथ अवी के साथ आ जाएगा और 4π अवी आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे a² जो नीचे आ जाएगा यहाँ पे और सामने रह जाएगा h। तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, एट लास्ट हमारे पास बनेगा 4π अवी और साथ नीचे a², यानी ये वाला डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास यानी डायमीटर ऑफ द मून इज एज्यूम्ड टू बी 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो डायमीटर और रेडियस जब भी रेशो दिया होता है ना तो सेम इसमें चलते हैं वो। तो मैंने यहाँ पे लिखा अर्थ और यहाँ पे लिखा मैंने मून। एक सेकेंड, देखो अर्थ का रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल r, कैपिटल R मानते हैं, इसको मान लिया कैपिटल R और इसको मान लिया 1। और मून का रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल r। और इन्होंने बोला कि देखो 1/4 है किसका, जो चंद्रमा का जो है ना हमारा मून का, वो 1/4 है अर्थ का, तो इसका 1 है तो इसका जाएगा 1/4। ठीक है, इतना आपको पता लग गया कि r की वैल्यू 1 है और स्मॉल r की वैल्यू 1/4। हम नेक्स्ट हमें पता है हमसे क्या पूछा, इनके वॉल्यूम का अनुपात। तो सबसे ऊपर हमसे क्या पूछा, सबसे मतलब किसके बीच में पूछा हमसे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अर्थ, पृथ्वी और यहाँ पे आ जाएगा मून। तो ये आ जाएगा, देखो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के होते हैं हमारे गोले होते हैं, ठीक है, स्फेयर होते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 4/3πr³ और नीचे आ जाएगा 4/3π स्मॉल r³। पाई और 4/3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल बचेगा क्या चीज़, स्मॉल r³ और कैपिटल R³। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा स्मॉल r³। अब हमें पता है इसकी वैल्यू, r की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/4, तो इनको भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, नीचे आ जाएगा 1/4 का क्यूब। 1 का क्यूब तो ऊपर 1 ही रहेगा। अब देखो 4 का क्यूब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1 और नीचे 1/64। तो ये 64 ऊपर जाएगा तो देखो अर्थ बाई मून किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 64/1। ये इसको बोल सकते हैं 64:1। अर्थ और मून का रेशो निकालेंगे तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, 64:1 हमारा राइट आंसर आएगा। अगर पूछते कि चंद्रमा और पृथ्वी का तो उल्टा हो जाता कौन सा, ऑप्शन बी 1:64 हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला गया है
कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं जो हमारे समान समय पे चलती हैं, सेम समय पे चलती हैं और 2 स्टेशन से चलती हैं। ठीक है, मान लो इस तरह से हमारा बीच का रास्ता, उनके यहाँ पे कोई स्टेशन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेशन और एक स्टेशन यहाँ पे है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ईच अदर, मैंने मान लिया एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक की स्पीड हमारी 90 है और एक की स्पीड 70 है। अब देखो जब यहाँ पे वो मिलेंगी, ठीक है, बोल रहे हैं कि जब वो मिलेंगी ना तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर ज़्यादा चल ली होगी। ठीक है, इनके बोलने का मतलब मान लो ए से जो आ रही है इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये जो बी से आ रही है मतलब बी ट्रेन जो हमारी उससे 140 किलोमीटर ज़्यादा चल रही होगी। लेकिन देखो इन दोनों में क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, दोनों की चल रही हैं सेम टाइम पे चल रही हैं। तो देखो सेम टाइम पे चल रही हैं तो और मिल रही हैं किसी प्लेस पे, यानी टाइम क्या होगा इसके बीच का कांस्टेंट होगा। सेम टाइम पे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि ये 10 बजे चल रही हैं, ठीक है, और यहाँ से भी ये 10 बजे चल रही है और यहाँ पे 12 बजे मिल गई। जस्ट मैंने बोला कि मान लो। अब देखो इसको भी यहाँ से 2 घंटे लग रहे हैं पहुँचने में, इसको भी 2 घंटे लग रहे हैं, तो यानी टाइम क्या हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह से एक चीज़ हमें पता लग गई कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, उसी का यूज़ हम करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास जो हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की उसमें बताया था कि टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस रेशो जो होता है हमारा स्पीड रेशो के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई है, तो इसका यूज़ करेंगे। अब देखो ए और बी और यहाँ पे आ गया स्पीड रेशो और यहाँ पे आ गया डिस्टेंस रेशो। स्पीड रेशो हमारा 90 और 70 का, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 90 और 70 का। अब देखो ये 0 से 0 गया, क्या बच गया 9 और 7। अब क्या बोला गया है कि जब ये मिलेंगी तो एक ट्रेन दूसरी से 140 ज़्यादा चल रही होगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट में देखो ए वाली ट्रेन कितना ज़्यादा चल रही है 2, ठीक है, यहाँ पे ये 9 चल रही है, दूसरी 7, तो 2 की वैल्यू हमें दी है 140 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, हमें यहाँ से ये मिल गया कि 1 की वैल्यू 70। अब देखो मान लो ए ट्रेन ने हमारा यहाँ से कितना, मैंने बोला आपको 9 यूनिट चला है, तो यहाँ तक ये 9 यूनिट चला है और बी जो है बी ट्रेन यहाँ से 7 यूनिट चला है। तो देखो टोटल पूरा इन दोनों स्टेशन की हमें दूरी मिल गई 9 और 7 कितना 16। ठीक है, तो 9 और 7 हमारी टोटल दूरी आ गई यूनिट्स में, और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70। 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 16 × में 70 कितना आ जाएगा 1120। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या 1120। अगला क्वेश्चन था हमारा स्टेटमेंट बेस्ड। देखो क्या बोला गया, स्टेटमेंट 1 है हमारी कि किसी गैर लीप वर्ष में 53 सोमवार और 53 शुक्रवार मिलने की संभावना 1/7 है। ये गलत है। क्यों गलत है ये स्टेटमेंट? देखो 53 सोमवार की हमारी जो प्रैक्टिस होती है ना वो 1/7 होती है, और 53 फ्राइडे की भी होती है 1/7। इन्होंने बोला और का मतलब होता है प्लस करना इनको, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसकी 2/7, लेकिन इन्होंने बोला 1/7। जब 2 दिन आ गए तो 2/7 होगी, 3 आएंगे तो 3/7, 4 आएंगे तो 4/7, 1 दिन आएगा तो 1/7। ठीक है, तो 2 दिन है फ्राइडे और मंडे, तो 2/7। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, क्योंकि क्या होती है राइट प्रोबेबिलिटी 2/7। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट। सब प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर हमने, ठीक है, कोई भी चुना है और उससे हमने क्या करना है कि वोवल होने की बताना है, स्वर होने की। तो देखो कौन सी है इसमें वोवल, एक है ओ, फिर ए, आई और आई। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे 4 वोवल है इसमें। तो देखो टोटल कितने और प्रोबेबिलिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास 11 वर्ड्स हैं, यानी 11 वर्ड्स हमारे पास पॉसिबल है, 11 रिजल्ट आ सकते हैं टोटल। लेकिन हमारे पास जो फेवरेबल है हमें चाहिए वोवल। तो वोवल कितने हैं, ओ, ए, आई और आई। वोवल आपको पता ही होगा कि होते हैं ए, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा मिला, ए और आई और ओ। ठीक है, ये वोवल मिले। तो टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 वोवल हैं। 4 वोवल है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला 4/11, तो ये भी ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, पहली गलत है। अब देखते हैं तीसरी स्टेटमेंट है। यदि किसी लॉटरी में 5 पुरस्कार और 20 रिक्त स्थान है। देखो मान लो कोई लॉटरी है और टोटल 25 बंदों ने खरीदी है वो, ठीक है, और बोला गया कि 5 बंदे जो हैं उसको प्राइज़ मिलेगा और जो 20 बंदे हैं उनको खाली कुछ नहीं मिलेगा, तो वो रिक्त स्थान है। देखो 5 बंदों को तो प्राइज़ मिलेगा, लेकिन 20 के जाएंगे खाली, तो फिर टोटल कितने हुए, 25 हुए ना।
तो नीचे आ जाएगा कि 25 बंदे हैं और लॉटरी किसको मिलेगी, पुरस्कार मिलने की संभावना 5 को ही मिलेगी, तो 5 ऊपर आएगा और ये कटेगा तो हमारे पास आएगा 1/5। राइट आंसर आएगा ऑप्शन, ये गलत है क्योंकि इन्होंने 1/4 लिखा है, तो यहाँ पे 1/5 आना चाहिए लेकिन 1/4 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखो कौन सा ठीक हुआ, एक स्टेटमेंट हुई, कौन सी, दूसरे वाली, तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ओनली 2 यानी ऑप्शन ए। इस तरह से इसको कर सकते थे आप। अगला है, देखो पहला स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो डायरेक्ट बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी इसी से निकला है, देखो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं लिख सकता हूँ मोड, और इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊँ मैं आपको तो ठीक रहेगा। देखो हमने लिखा था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मोड को वैसे रहने दिया और 3 मीडियन को मैंने 2 मीडियन लिख दिया। एक सेकेंड, इसको मैं लिखूंगा मीडियन प्लस 2 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन। अब देखो ये वाला मीडियन दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो मोड माइनस मीन, और ये यहाँ पे देखो 2 मीडियन है, 2 मीन है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया मीडियन माइनस मीन, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट से ये भी बन जाएगी, तो मोड माइनस मीन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन, तो देखो मोड माइनस मीन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन, ठीक है। तो ये भी हमारी ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी, और तीसरी स्टेटमेंट ऐसे आप चेक करोगे तो ये गलत आएगी, ठीक है। इसी से चेक करना आपने, ये जो हमारे मोड इक्वल टू 3 मीडियन वाली है ना, इसी से चेक करना है, तो ये गलत आएगी हमारी। तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट हमारी ठीक रहेंगी, कौन कौन सी, पहली और दूसरी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 एंड 2 यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से इसको भी कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त ए की त्रिज्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी, ठीक है, रेशो में दिया ना ये। बोला गया कि वृत्त ए की त्रिज्या हमारी वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुनी है, और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी। आपने देखना कांस्टेंट कौन सी है, ठीक है। सी का हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है, ए की जो बी से है और बी की सी से है, तो सी की किसी से भी नहीं है, तो सी को मैंने मान लिया 1। अब बोला कि यहाँ पे देखो बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है, यानी इससे 2 गुनी है, ठीक है, तो इससे 2 गुनी यानी 2 है। अब बोला गया कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से 2 गुनी है, इसकी 2 है तो इसकी हो जाएगी 2 गुनी 4, ठीक है। तो ये हमारा रेशो बन गया। जिसकी नीडी होती है ना किसी से भी 2 गुनी 3 गुनी, उसको आपने मान लेना है। अब देखो ये आ गया इनका रेडियस, और इनका जो एरिया होता है वो किसके होता है, रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन रेशो में ये पाई कट जाता है, तो हम रेडियस लेते हैं, तो सिंपली आ जाएगा। देखो क्या, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 16, 4 और 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उल्टा नहीं करना इसको, इसमें कुछ नहीं होता उल्टे जैसा, सिंपल है, 16, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता एक वस्तु को थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और उसके बाद उसी को खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, और जो खुदरा विक्रेता वो हमारा उसे ग्राहक को 15,045 रुपये में बेच देता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। इसमें देखो सक्सेसिव का केस है, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस था उसका, फिर उसको कुछ % प्रॉफिट पे बेचा, फिर उसको भी कुछ % प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। 2 प्रॉफिट हो गए हमारे पास ना, ठीक है। और यहाँ से उसने देखो पहली जो है उसने 18 पे बेचा, उसके बाद 20 पे बेचा, और उसके बाद जो है 25 पे बेचा, इस तरह से, ठीक है। जो यहाँ पे मूल्य था ना उसका 18% निकालने के बाद यहाँ पे टोटल 118, फिर उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद एंड में हमारी वैल्यू दे दी उन्होंने 15,045। तो इस केस में क्या होता है ना, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ सीरीज मेथड, ठीक है। सक्सेसिव है तो यहाँ पे लग जाएगा। मैंने मान लिया इन्होंने पूछा है निर्माता का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो मैंने मान लिया वो x है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, वो मूल्य उसका x है,
उसके बाद उसने 18% लाभ पे बेचा, यानी 118 हो गई वो वैल्यू, और पहले कितनी थी 100। उसके बाद उसने 20% लाभ पे बेचा, यानी 120 हो गई, और पहले कितनी थी 100। और उसके बाद कितना 25% लाभ पे बेचा, 125, और पहले कितनी थी 100। और हमारी वैल्यू कितनी थी वो 15,045 हो गई एंड में। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 15,045। बस यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। सिंपली निकल जाएगा, देखो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 30 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में, ये 0 से 0 गया, 2 से 59 गया। ठीक है, उसके बाद 3 से ये जाएगा, 3 पंजे 15, 0 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया अभी यहाँ पे x इंटू में 59 बटे में 100 इक्वल टू पूरी वैल्यूज कट गई, यहाँ पे बचा 5015। ठीक है, तो ये किससे जाएगा अब ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किससे जा सकता है हमारा 59, देखो लास्ट में तो 5 ही आएगा, तो यहाँ से मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कटेगी ना। देखो यहाँ से इसको कैसे चेक करना था आपने, कटेगा तो ज़रूर क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट में वैल्यू नहीं है। ये देखो यहाँ से डायरेक्ट कटेगा, ठीक है, और एंड में आएगा 5, क्योंकि देखो 9 से जैसे भी काटेंगे ना एंड में क्या था हमारा 5 ही आएगा। 9 पंजे 45 हो गया जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक करना ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है 85, यानी ये 0.5 से कुछ कटेगा। ठीक है, तो 59 को मैं एक बार के लिए 85 से काट के देखता हूँ, सॉरी 59 को 85 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, कितना आएगा, तो इसको करेंगे तो 8 पंजे 40 आएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, और फिर आएगा कितना 25 और 9 8 72 97, और इसके बाद 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, देखो 4000 ये आ गया 49 70 और 45 50 15। ठीक है, इतने आ रहा है, यानी 85 से कट रही है ये वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन में 5 वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, तो ये कटेगी 85 से, और x आ जाएगा हमारा 8500। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने करना था। बाकी कैलकुलेशन का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, वरना आप इसमें फंस के रह जाओगे। बाकी दूसरा आप मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैं पहले बता रहा था, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बाकी बहुत से मेथड है, लेकिन इससे आप करोगे तो जल्दी, जैसे लेंथी पेपर था नहीं ये वाला, तो इसमें आपको आसानी होती करने में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ट्राइंगल का क्वेश्चन ही है, क्या बोला गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर है हमारे पास ट्राइंगल, और बोला गया कि जो साइड क्यू आर है उसको प्रोड्यूस किया गया एस तक। ठीक है, ऐसे, और क्यू आर जो ऐसे इसके बराबर है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सभी भी क्या होंगे बराबर, ये 60 का कौन होगा, ये 60 का होगा, ये 60 का होगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि P इज जॉइंट टू S, इसको जोड़ दिया हमने किससे, ऐसे करके S से, और क्या बोला गया P इज जॉइंट टू S, देन द मेजर ऑफ एंगल PSR, ये वाला एंगल हमें बताना है। अब देखो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी एंगल 60 के हैं, और यहाँ पे बनती है हमारी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अगर 60 बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा 120। ठीक है, टोटल 180 बनना चाहिए इस लाइन पे, अगर यहाँ पे 60 बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा 120। देखो ये दोनों बुझाएं क्या है, बराबर है। यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि देखो क्यू आर जो आर एस के बराबर है, हमारी क्यू आर आर एस के बराबर है, और क्यू आर पी आर के बराबर है, यानी ये सभी बराबर हो गई ऐसे करके। तो देखो ये यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके जो साथ के एंगल है ये और ये भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी ये मान लो x है तो ये भी क्या होगा x होगा, और ये एंगल हमें पता है 120 है। पूरा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है इस तरह से। ये कितना एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा टोटल, तो 120 यहाँ पे बन गया है। ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 60 बनाएंगे, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो यानी ये 30 बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से इजीली ये भी आपका हो जाता। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्राइंगल का नॉलेज है, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुछ बच्चे डर गए होंगे और कुछ ने कर लिया होगा आसानी से। कुछ नहीं है, इसमें 3 एंगल्स दिए हैं
और बोल रहा है कि हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें तो सिंपली आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ती, x + 15। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, लंबा जाएगा ये। ठीक है, तो पहला एंगल दिया था हमें x + 15 डिग्री, दूसरा दिया था 6x/5 + 6 डिग्री, और तीसरा दिया था हमें 2x/3 + 30 डिग्री, और ये पूरा था हमारे पास 180 डिग्री की, क्योंकि तीनों एंगल किसके बराबर होता है, हमारा सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, नीचे आएगा 15। ठीक है, 15 बनेगा तो यहाँ तो सीधा बन जाएगा 15x। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एलसीएम कैसे हम यूज़ करते हैं इसमें, 15x। उसके बाद 15 × 15 225, फिर 6 × 3 18। ठीक है, 18x होगा। उसके बाद 15 × 6 90। उसके बाद आ गया 5 × 2 10x। उसके बाद आ गया कितना, 15 × 30 450, और ये जाएगा 180। देखो कितना लंबा हमारा ये क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसको जोड़ो, 15x और 18x हो गया हमारे पास 33x, 33 और 10 हो गया 43x। ठीक है, 43x + 225 और 90 325, 325 और 450 कितना हो गया 775। ठीक है, 225 और 90 315, सॉरी 315 और 450 कितना हो जाएगा 765, और 15 उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 18 × 5 90, और 18 × 18 270, 2700 बन जाएगा आई थिंक ये। ठीक है, इतना बन रहा है हमारे पास। तो 43x आ जाएगा हमारे पास कितना, 2700 - 765, 43x आ जाएगा कितना, ये जाएगा 700 गया, और 65 गया कितना, 35 बचा 1935। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको चेक करना है कि क्या आपकी वैल्यू आएगी। 43 से कितनी बार जाएगा ये, आई थिंक 4 बार जाएगा। ठीक है, 172, और फिर बचेगा कितना 21 बचेगा। ठीक है, 43 से 4 बार जाएगा ना 172, और फिर 193 से कम 21 बचेगा, और एक 5 लगेगा। 43 से 5 बार में जाएगा, तो यानी ये x की वैल्यू हमें देगा कितनी, 45 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, बस यहाँ पे भर दो x + 15 यानी कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 45 + 15, तो ये वैल्यू देगी हमें 60। ठीक है, एक एंगल आ गया 60। अब देखो 6x की जगह मैंने कितना भरना है, 45/5 + 6 डिग्री, तो 5 × 9 45, 9 × 6 54, और 54 + 6 आ गया 60 डिग्री। तो दो एंगल 60 के आ गए, तो तीसरा भी किसका होगा, ये वाला भी 60 का होगा। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी कैलकुलेशन थी। ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए ना, एक ये वाला और एक ये वाला प्रोफिलोस, ये दोनों आपको एंड में करने थे, बीच में नहीं फंसना था इनके बीच में। ठीक है, जो बीच में फंस गया वो फंस के रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या जो हमारे पास संख्या दी है ये 132 से विभाज्य है तो p का मान। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 132 कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 12 × 11। ठीक है, और 12 × 11 को लिखते हैं 4 × 3 × 11, यानी ये इन तीनों से विभाज्य हो रही है। सबसे ईजी मेरे लिए है 3 से चेक करना। तो देखो ये सभी 3 से जा रहे हैं, तो यानी p की वैल्यू भी 3 से जाएगी, तो 2 तो गया, 4 भी गया, 3 और 6 बचा, यानी मैं तो 3 रख सकता हूँ या तो 6 रख सकता हूँ। तो 3 की मैंने कट कर दी, अब मैं करूँगा 4 की चेक। 4 की भी ईजी है, लास्ट में है p, तो और 4 से जो भी संख्या कटती है वो क्या होती है, ईवन, यानी एंड में जो ईवन संख्या आएगी। तो ईवन संख्या इसमें से कौन सी, 6, तो राइट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन 6 इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें तो 11 की चेक की नहीं करनी थी आपने, ईजिली हो जाता है ये। ठीक है, आपको बस नंबर क्रंचिंग आनी चाहिए कि नंबर को कैसे आप तोड़ते हो। 132 को देखना है आपने। देखो इसको तोड़ने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे इसको बोलते हैं 12 × 11, या आप देख सकते हो 1 × 2 3 यानी 11 से कट रहा है, तो वैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये भी एक और कैलकुलेटिव आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा
21। देखो इसमें क्या करना था, सभी को जोड़ना था, ठीक है। तो सभी को जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा 5/2, फिर प्लस आएगा 10/3, फिर प्लस आएगा 17/4, फिर प्लस आएगा 25/26/5, ठीक है। तो इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम तो आ गया 12 और 12 के साथ 5 यानी 60 एलसीएम, ठीक है। तो 2 × 30, 30 × 5 150 प्लस 3 × 20, 20 × 10 200, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ में 4 × 15 15, 17 × 15 85, 17 × 15 कितना 17 पंजे 85 और 17 × 17 8 25, सॉरी हाँ 25, 255 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 5 × 12 12 के 72, 12 दूने 24, 24 7 31, ठीक है। इसको जोड़ना है अब आपने, कितना बन रहा है ये, तो 150 और 200 हो गया 350, 350 और 200 हो गया 550, 550 और 55 हो गया 405, 405 और 3 हो गए 700, 5 और 705, एक सेकेंड गलती होगी कहीं पे, 5/2, 10/3, 17/4, 26/5, 30 × 5 150, फिर 20 है, फिर 200, 4 15, तो 15 को मैंने 17 से किए, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 8 25 तो होता है। 5 को मैंने 12 से किए तो 60 और 12 6 72, 12 दूने 24 7, ठीक है। तो है, देखते हैं फिर से कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। चार ही वैल्यूज है ना, 5 तो नहीं हमारे पास, 2 2 4 है और 1 5, तो 200 150 हो गया 350, ठीक है। अगली स्लाइड पे करते हैं 350 प्लस 250, 255 और 312, ठीक है। 300 और 300 तो 600 हो गया, 662 हो गया ये सीधा, ठीक है। 300 300 600 662, ठीक है। और 255 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 7 6 5 12, सॉरी 6 5 11, मैं भी क्या बोल रहा हूँ 6 5 11 होगा 12 नहीं, ठीक है। 6 2 8 1 9, 917 आ रहा है, ठीक है ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस गलत कर दिया था, तो हमारे पास आया 917/60, 917/60 आया। अब देखो हमें बनाना है इसको होल नंबर, तो हम इसमें क्या ऐड करें, हम मेरे को 60 के मल्टीपल याद होने चाहिए, देखो ठीक है। 60 का टेबल आपको याद होना चाहिए, कैसे आपको पता होना चाहिए 60 से क्या क्या करता है। देखो मेरे को पता है 60 से मैं अगर 15 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 900 मिलता है मेरे को, ठीक है। 15 6 90 तो 900, और 16 को 16 बार करूँ तो कितना मिलता है 960, और मेरे पास कितना है यहाँ पे 17 है, तो कितना काम है 17, 60 से कितना काम है 43 काम है, यानी मेरे को 43 जोड़ना पड़ेगा इसमें, और नीचे कितना हमारा 60, यानी 43/60 हमें डी ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक बस और एक ट्रेन की गति का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बस और यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन, इनका अनुपात दिया 15 और 27 का। उसके बाद बोला कि एक कार जो 9 घंटे में 720, तो यहीं से डायरेक्ट उसकी स्पीड निकालो, 9 से 8 बार में 80 उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। 9 घंटे में 720 यानी 80 किलोमीटर उसकी स्पीड आ गई। बस की गति कार की गति की 3/4 है, यानी कार की गति 80 आई है, इसकी 3/4 यानी 60 है, तो बस की गति हमें 60 दे दी है, यानी इंटू में 4 हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या होगी इंटू में 4, तो 108 इसकी गति आ गई, ठीक है। 108 किसकी गति आ गई, ट्रेन की गति आ गई। बोला ट्रेन 7 घंटे में कितना दूरी तय करी, तो इंटू 7 कर दो, 7 8 56, लास्ट में 6, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से आप जब भी पेपर लेंथी आए तो कोशिश करो ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी से जल्दी करो, कितना जल्दी आप यहाँ पे स्टेप जितने आप रिड्यूस करोगे उतना अच्छा है। इसको मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया। देखो ये तो आपको पता है बस और ट्रेन का अनुपात कितना दिया हमें 15 और 27 का दिया है। उसके बाद देखो कार की स्पीड दी है, कार की दी है 720 डिस्टेंस 9 घंटे में, तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। 80 किलोमीटर उसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। बस की गति कार की गति की 3/4 है, कार की गति आई है हमारी 80, तो बस की गति इसकी 3/4 है, यानी 3/4, 4 × 20 कितना आ गया, ठीक है। 4 × 20 80 और 20 × 3 60,
तो बस की स्पीड आ गई अब 60, तो 15 की वैल्यू आ गई 60, तो इंटू में 4 किया, देखो 15 जो कि 60 होता है ना, तो यहाँ पे भी इंटू में 4 ही होगा रेशो में, तो ये आ गई 108 स्पीड, 27 इंटू 4। अब हमसे पूछा है 7 घंटे में, तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मिल गई, टाइम आ गया 7, तो 7 8 56, 5 7, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 5:13 के अनुपात में। आयताकार पार्क का परिमाप क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो कुछ नहीं करना है आपने, ये जो हमारे बड़ी बड़ी भुजाएं होती हैं ये मैक्सिमम टाइम्स की होती है, हमारी ट्रिपलेट होती हैं, तो ट्रिपलेट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। हमारा एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये इंटरचेंज होती रहती है। मान लो यहाँ पे 65 है तो ये 72, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये हमारा ट्रिपलेट होता है, इसको हाइट मान लो, इसको बेस मान लो। तो इसका एरिया निकालना ईजी होता है, कैसे, ये हाइट ये बेस, बेस इंटू हाइट बटे में 2 हमारा ट्राइंगल का एरिया होता है। तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट का पता कैसे करना है वो आप पाइथागोरस से कर सकते हो। तो देखो मेरे को तो ट्रिपलेट जैसे इसका पता था कि ये ट्रिपलेट होगा, और मैं वैसे भी गेस कर लेता हूँ कि अगर बड़ा हमारे पास वैल्यूज़ दी है ट्राइंगल की, ठीक है, साइज़ की, तो वो मैक्सिमम टाइम्स की होता है, ट्रिपलेट ही होता है। और ये तो वैसे पता भी होना चाहिए क्योंकि 65 72 और 97 का ट्रिपलेट होता है। इसको कैसे आपको, इसको दूसरे तरीके से भी आपको दे सकते हैं, कैसे वो करेंगे, 65 इंटू 2, 72 इंटू 2 और 97 इंटू 2, ठीक है। तो ये 130 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 144, और ये कितना बन जाएगा 190, 3 3 का 194, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी दे देंगे इनकी डबल डबल करके। तो ये नहीं सोचना है कि इसका कैसे एरिया निकालेंगे, इसको 2 से आपने कभी भी दिया होगा और उसमें कॉमन फैक्टर रहेगा तो उससे डिवाइड कर देना है, जैसे इसमें 2 आ रहा है और आपको ट्रिपलेट दिख जाएगा फिर, ठीक है, कि वो संख्या ट्रिपलेट ही है। देखो इसमें क्या करना था, एरिया निकालना था पहले ट्राइंगल का, तो मेरे को पता है ट्रिपलेट है तो ये और ये बेस इंटू हाइट होगा, तो 1/2 इंटू में 65 इंटू में 72, तो 2 से 36 बार में गया, तो एरिया आ गया, इसको काटूंगा नहीं मैं क्योंकि वहाँ पे सीधा कटेगा, 65 इंटू में 36। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको भी इंटू में करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आगे कट जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसके बराबर है ये एरिया, तो 65 इंटू में 36। अब करते हैं आगे, बोला है जिसकी भुजाएं 5:13 में है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं 5:13 में, यानी ये 5x है इंटू में 13x है, और ये हमारे पास है 65 इंटू में 36, और हमसे पूछा है इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, 5x प्लस 13x, और यहाँ पे इंटू में 2। तो देखो 5 से गया ये 13 बार में, और 13 से गया ये 13 बार में, तो x आया एक्स स्क्वेयर। देखो ये भी x है ये भी x है, तो एक्स स्क्वेयर आया 36। तो x कितना आ जाएगा, हमें पता किसका स्क्वायर है, 6 का, तो x की वैल्यू 6 भर देंगे अब, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने। और अब करते हैं आगे, तो 2 इंटू में 18x, तो x की वैल्यू आई हमारी 6, तो ये 2 इंटू 6 12, और 12 इंटू 18 होता है हमारा 216, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा कितना आ गया, 216। ये भी आपको पता होना चाहिए, भी काफ़ी टाइम यूज होता है। 18 इंटू 12 216 होता है, जैसे पीछे 11 इंटू 12 था ना 132, वैसे ही। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इजी सा। बोला गया कि एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, तो एक गेंद को निकालेंगे हम, तो उसकी संभावना क्या होगी कि वो नीली ना हो। तो नीली नहीं होगी तो कौन सी होगी, ये तो रेड होगी, ये तो ग्रीन होगी। तो रेड कितनी है 2, ग्रीन कितनी है 3, तो यानी ये 5 बोले हो सकती हैं अगर नीली नहीं तो, यानी 5 हो सकती हैं। और टोटल कितनी, 2 3 5 2 7, तो 5/7 ऑप्शन ए राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो इस क्वेश्चन को जिसने भी किया ना वो फंस गया होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में। लेकिन आपने क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें 2 तरीके हैं। अगर आप पहले वाले को समझ जाते हो तो दूसरे वाले को करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले वाले को नहीं समझते हो तो दूसरे वाले को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, करते हैं इसको। एक वस्तु का अंकित मूल्य मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है।
ये इसका MP है। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हमें, त्योहारी सीजन के कारण एक निश्चित प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। ठीक है, राजू एक वस्तु को कम कीमत पर खरीदता है, यहाँ पे छूट दी हमने और उसने खरीद लिया, यानी ये इसका CP है। उसके बाद और उसे 10,927 रुपये में बेचता है, और फिर से मतलब उसने क्या MP पे बेच दिया, यानी जहाँ से वो आया था वहीं पे फिर से पहुँच गया वो। ठीक है, और उसे 11.5 का लाभ हो गया, प्लस 11.5 का लाभ हो गया। ठीक है, तो दी गई छूट, यानी जब यहाँ से यहाँ गया वो तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा। जब भी इस तरह से होगा ना कि जहाँ से वो चीज़ शुरू हुई है वहीं पे ख़त्म हो रही है, फिर से जैसे यहाँ पे छूट दी और फिर से उसने किस पे बेच दिया, उसी चीज़ पे, उसी मार्क प्राइस पे बेच दिया। हमें क्या होगा, 11.5 का लाभ हुआ है। आपने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है। देखो क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 11.5 को मैंने 115 लिखा, नीचे आ गया 10, परसेंटेज के लिए मैंने लगा दिया 100। अब इसको काट दो, ये गया 23 बार में, ये गया 20 बार में, तो मेरे पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 23/200 प्लस का 23/200। ठीक है, और जब भी ऐसा हो, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से इसको प्रॉफिट हुआ और इसने जितनी छूट दी थी वो इस साइड को गया था। ठीक है, CP मतलब MP से CP पे गया और CP से MP पे, मतलब वापस वहीं पे आ गया। कुछ नहीं करना है आपने, 23/200 आ गया, इसको मिटा देते हैं। आपने लगाना है यहाँ पे, आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, इसका मतलब हो गया डिस्काउंट। अब जो भी हमारा यहाँ पे कितना दिया है 200, इसमें आपने ऊपर जो हमारा उतना ही रहेगा 23 और नीचे आ जाएगा हमारा कितना 223। ठीक है, ये दोनों जो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, इसको जोड़ देना सभी को और नीचे लिख देना है, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। बस इसका परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100 करना है आपने, यानी 23/223 इनटू में 100, बस हो गया 2300/223। अब देखो कैसे कटेगा ये, 223 को मैं 10 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, 2230। ठीक है, और 11 से करूँ तो इससे 2300 से ऊपर चला जाएगा, यानी मेरा 10 तो सीधा सीधा आ गया। ठीक है, आगे लगेगा पॉइंट, 10 से चला गया, 2230 आया। अब कितना बचा मेरे पास, 2300 से 2230 कितना काम है, 70 काम है, तो यानी 70 बचा, और 70 कितना होता है, 23 × 69। ठीक है, एक सेकेंड 223 है ना यहाँ पे, हाँ, तो यानी 0.3 आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसको मैं मान लूँ 22.3, इसको 3 से गुना करूँ तो कितना 68 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा। ठीक है, तो 10.3 हमारा राइट आंसर, और वैसे भी 10 वाला हमारा ये ऑप्शन हमारा सबसे नज़दीक है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है इसमें आपको दिक्कत होगी, बाकी मैंने आपको बता दी शॉर्ट में यहाँ से कैसे इस क्वेश्चन को निकालना है, मतलब पूरी कैलकुलेशन से बचना है। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर नॉर्मली आप क्या करोगे, आप यहाँ से सबसे पहले अपना CP निकालोगे। ठीक है, CP निकालने के बाद आप देखोगे कि CP से यहाँ से आप CP तक कितना काम दिया है, फिर उसको लिखोगे और उसके नीचे इस वैल्यू को लिखोगे, फिर इनटू में 100 करोगे और वहाँ पे फंस जाओगे। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म कर रहे हो, तो कौन सा ये वाला मेथड आपका बेस्ट है। बाकी ये कैलकुलेशन तो आपने कर ही लेनी है। दूसरा मेथड है, इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप समझ गए तो, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा मेथड है कि इसको आप जब भी परसेंटेज में वैल्यू पूछे तो जो भी वैल्यू दी है उसको कुछ भी मान लो, लेकिन कुछ भी इस तरीके से मान लें कि आपको ईजी हो। मेरे को पता है कि ये वैल्यू जो है इस पर मैंने बेचा है और मेरे को इतने का लाभ हुआ है। देखो 100 की चीज़ है, मैंने 11.5 के लाभ में बेचा, तो यानी 111.5 में इसको बेचा। एक्चुअल में कितने में, इतने पे बेचा है, लेकिन मेरे को मतलब नहीं इससे, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है, तो मैं इस वैल्यू को वही वैल्यू मान लूँगा जो यहाँ पे दी है, यानी मैं मान लूँगा कि उसको उसने कितना 111.5 में बेचा। ठीक है, यानी मैंने वही वैल्यू मान ली। ठीक है, और यहाँ से अब आपने देखना है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस था ना 100, उस पर कितना इसको कम जाना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर से बता देता हूँ। जब भी परसेंटेज आपको क्या करना है, निकालनी है, ये जो वैल्यू इसको नहीं मानना है आपने। ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना है, आपने वो वैल्यू यूज़ करनी है। देखो यहाँ पे 11.5 का लाभ हुआ, 100 हमारा CP होता है, लाभ हुआ कितना हो गया 111.5। मेरे को पता है 111.5 में बेचा उसने, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितने में दिए उन्होंने, इतने रुपये में बेचा है। ठीक है, वही सेम वैल्यू है यहाँ पे, देखो दोनों जगह सेम वैल्यू है, यानी इसी वैल्यू पे बेचा है। तो मैंने इसको क्या मान लिया 111.5 मान लिया।
अब देखो ये आ गया 100 और 111.5 आ गया मेरा MP, क्योंकि इसी वैल्यू पे तो बेचा उसने, MP पे तो बेचा, और ये आ गया CP। तो कितना काम है 11.5 का, हमें यहाँ पे बताता हूँ। 111.5 मेरा CP था और 100 पे मैंने उसको दे दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया। तो कितना डिस्काउंट दिया 11.5 का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया 111.5 पे दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और डेसिमल को उड़ा सकता हूँ, क्योंकि दोनों जगह एक ही जगह पे डेसिमल है मतलब। तो इसको लिख सकता हूँ 115/1115 गुना 100, बस काट दो, ये आ गया 23 और 5 दूने 10, ये भी आ गया 223। तो राइट आंसर यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो 223/223 गुणा 100 करके। ये तो आपको काटना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतनी कैलकुलेशन से बच रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप बचा लोगे। और ये कैलकुलेशन तो एंड वाली ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड बताए, दोनों आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। बाकी वैल्यू से तो आपको, मेरे को लगता है कि उसमें आपको दिक्कत आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोला गया 100 वस्तुओं का माध्य 47 है। पाया गया कि 3 वस्तुएं जो 60, 70, 80 होनी चाहिए थी, उन्हें गलती से क्रमशः 40, 30, 50 पर लिया। देखो 60 होनी चाहिए थी, 40 पर लिया, 70 होनी चाहिए थी, 30 पर लिया, और 80 होनी चाहिए थे, 50 पर लिया। कितना ज़्यादा होना चाहिए 20, कितना ज़्यादा 40, कितना ज़्यादा 30। टोटल कितना हो गया 40, 30, 90, 40, 30, 70 और 20, 90। यानी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी एक्चुअल वैल्यू से 90। अब 90 हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन टोटल आइटम्स कितनी 100, तो यानी 100 में बांटना हमें 90 को। तो ये जाएगा 9/10 यानी 0.9। यानी जो हमारा मीन था ना 47, उसमें हमारा 0.9 ऐड होगा, यानी 47.9। किसके करीब है ये 48 के। तो ऑप्शन ए हमारा 48 राइट आंसर। ठीक है, बाकी बेसिक से तो आप कर ही लोगे, कुछ नहीं है। बाकी बेसिक से तो क्या करना है, देखो मीन क्या होता है हमारा टोटल वैल्यूज़, ऊपर आ जाएगा हमारा सम, और यहाँ पे आ गया मीन 47, सम बटे टोटल वैल्यूज़। तो सम कितना आ गया हमारे पास 4700। अब बोला कि इसमें ये वैल्यूज़ हमने ऐड करनी, 90 ऐड करना, और क्योंकि 90 कम था तो 90 मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया 47, 90। तो इतनी वैल्यूज़, इतना टोटल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास 47 था। अब टोटल वैल्यूज़ है 100, तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो देखो कितना फिर से 47.9, 10 का डेसिमल लग गया, तो 48 हमारा सबसे करीब वाला ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। यदि 2 संख्याओं का योग जिनमें से एक दूसरी की 2/5 गुना है और उनका जो योग है वो कितना है 50 है, तो संख्या क्या है। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/5 टाइम्स द अदर इज 50 देन द नंबर्स आर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। इनमें इन्होंने बोला कि एक संख्या जो है दूसरी का 2/5 गुना है और उन दोनों का सम जो है 2 संख्याओं का 50 है। अब देखो ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या है दूसरी का 2/5 है। तो इसका 235 का 2/5 निकालते हैं, 115/7 आना चाहिए। 5 चौके 20, 3 बजे कितना आएगा 5 7 35, तो ये तो आ रहा 94/7, गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब करते हैं ऑप्शन बी को चेक। 150/7 कितना आ गया 2/5, तो ये आ गया 60/7, तो ये भी गलत हो गया हमारा। क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, बड़ी वाली संख्या का होगा ना 2/5, तो 200 का निकालना हमने, 200/7 का 2/5 बड़ी संख्या का, तो ये आ रहा है 80/7, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि उधर कितना 150/7 है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 240/7 इंटू में 2/5, 5 के 20, 5 8 40, तो 96/7, लेकिन ये भी गलत है, यहाँ पे 110/7 है, तो फिर तो यही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन आपने निकालने हैं। इसको चेक कर लेते हैं, तो 250/7 गुणा 2/5, तो 50 इंटू 2 100, 100/7 आ गया, यहाँ पे भी 100/7। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैसे निकाल सकते थे आप, देन द नंबर्स आर। ठीक है,
बाकी एक संख्या को मान लो x और दूसरी संख्या उसका 2/5 है, यानी 2/5x, ठीक है। और तो सम दिया इसका 50, तो ये आ गया कितना 5x + 2x, और इधर आ गया नीचे 5 और इधर आ गया 50, ठीक है। तो ये आ गया 7x/5 = 50। 7x आ गया 50 × 5 250 और x आ गया 250/7। इस तरह से भी मान के आप कर सकते थे, x की वैल्यू मान के भी इजीली निकाल सकते थे। फिर भी आपका देखो एक ही ऑप्शन मेरा 250/7, तो वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इस क्वेश्चन में किसी ने भी कल ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। क्या किया? ऑब्जेक्शन नहीं किया, यानी ये तो किसी का सही नहीं है, या तो किसी ने तुक्का मारा उसका सही हो गया, या तो किसी ने किया नहीं है और उसका सही नहीं है, ठीक है। ये किसी को आता नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने आंसर की में ये आंसर दिया था, लेकिन ये इसका आंसर नहीं था, ठीक है। देखो कैसे, जब भी मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिस में करवाया हुआ है, ठीक है। 7, 11, 13 जो होता है हमारा, जब भी ये केस आ जाए और 3 अंक हमारे पास 6 अंक की संख्या कोई 5z 3x 4y, ये हमारे पास संख्या है, तो ये रिपीट होती है संख्या। यानी देखो 5 है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे डैश लगा दो, फिर यहाँ पे रिपीट होगी, तो दूसरे नंबर पे 4 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू 4 है। पहले नंबर पे यहाँ पे 5 है, तो ये भी 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी 3 है। तो z की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो देखो क्या पूछा है, x + y, तो x हमारे पास 5 है, y हमारे पास 3 है, तो 5 + 3 8, उसके बाद बोला -z, तो z कितना है 4, तो 4 हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। फिर से बता देता हूँ इसको, अगर किसी ने हमारी क्लास नहीं देखी, देख ले, ज़रूर देख ले, रेशनल नंबर वाली, उसमें अच्छे से बताया है। देखो जब भी 7, 11, 13 आता है ना हमारा, और उससे बोलते हैं कि डिवाइड हो रही है कोई संख्या, तो ये होता है 1001 इसका एलसीएम। और कोई 3 अंक की संख्या इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैंने कहा मान लो 1 2 3, तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा उतना ही आएगा मेरे पास, 123, 3 2 1 और 3 2 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो वही संख्या रिपीट होती है जिससे मल्टीप्लाई करते हो। तो वही यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जब भी ये तीनों का हमसे डिविजिबिलिटी पूछे और बोले कि इनसे डिवाइड हो रहा है, संख्या रिपीट होती है। देखो यहाँ पे ये 5 3 5z 3, उसके बाद x 4y, 5z 3 x 4y। तो z की वैल्यू मैंने देखो आपको बताया कि z की वैल्यू दूसरे नंबर वाली यहाँ से होगी 4, y की वैल्यू तीसरे नंबर वाली यानी यहाँ पे 3, और x की वैल्यू पहले नंबर वाली यानी 5। बस फिल करना था इसमें और आंसर आ जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बोला गया एक व्यक्ति 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से, देखो 0.5 मीटर चल रहा है वो पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में मैं निकालूंगा तो वो कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा, ठीक है। 30 मीटर 60 सेकंड यानी 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि 8 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 मिनट में 30, तो 8 × 30 240 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ने हमारे पास आर्टिकल लिए हैं, 3 आर्टिकल लिए 3-3 हज़ार के। जो पहला आर्टिकल उसने बेचा वो 10% प्रॉफिट। देखो कॉस्ट प्राइस सेम है, जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होगी तो आपने कुछ नहीं करना है, जो इनका प्रॉफिट है और या लॉस है उसको वैसे लिख देना है, +5% प्रॉफिट और -15% लॉस, और जितनी वस्तुएं उसमें डिवाइड कर देना है। 3 आर्टिकल लिए ना उसने, तो 10 5 15, 15 - 15 कितना हो गया, 0/3%, यानी 0%, ना तो लाभ ना तो हानि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होगा और जितने मर्जी आर्टिकल दिए हों और उसके ऊपर प्रॉफिट दे दिया, लॉस दे दिया है, बस जोड़ते चलना है। 10% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट, लॉस हुआ तो माइनस लगा दिए, -15, 15 यहाँ पे बना, माइनस का 15 यहाँ पे, तो पूरा बन गया 0, और 0% प्रॉफिट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये हमारे हो गए पूरे मैथ के 20 क्वेश्चंस। पेपर लेंथी था लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप सोल्व कर सकते थे, और इसी तरीके के अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हो कि शॉर्ट तरीके में आप सीख जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहें, ठीक है। चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी पूरी मैथ की, सिलेबस की भी और प्रैक्टिस की भी हमने क्वेश्चंस डाले, बाकी आगे भी डालते रहेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट भी करें। और ये जो मॉक टेस्ट हम सोलो करवा रहे हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो और बाय करना चाहते हो पूरे मॉक टेस्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके का फुल मॉक टेस्ट, जो कि 15 मॉक टेस्ट है, प्राइस ₹80 में, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया।